भारी उथल पुथल बल्कि कहिए जबरदस्त हिंसा के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन गई है, जहां शेख हसीना प्रधानमंत्री के तौर पर मजबूर होती हैं अपना ही देश छोड़ने के लिए। वो इस वक्त भी हिंदुस्तान में है, लेकिन दूसरी तरफ अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बन गई है। 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा बांग्लादेश की भारत से जुड़ी हुई है और बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं वहां पर जो बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि भारी हिंसा अब शेख हसीना के हटने के बाद खुलेआम वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बीच मोहम्मद यूनुस से बातचीत की है फोन पर और इसी के साथ ट्विटर पर उन्हें बधाई देते हुए, एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए यह भी कहा है कि हिंदूज और जो अन्य अल्पसंख्यक वहां पर हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको सुनाई दिया। लोगों ने मार्च निकाला और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। कहा कि मोदी सरकार बांग्लादेश की नई सत्ता से बात करे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से भारत में पनाह ले रही शेख हसीना का पहली बार बयान सामने आया है। शेख हसीना ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। हसीना ने यह आरोप अमेरिका पर लगाया है और कहा है कि सेंट मार्टिन द्वीप नहीं देने की वजह से ही अमेरिका ने उन्हें सत्ता से हटाने की योजना बनाई थी। पूर्व पीएम शेख हसीना ने लिखा कि मैंने इस्तीफा दे दिया जिससे मुझे लाशों का जुलूस न देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को त्याग दिया होता। मैं अपने देश के लोगों से विनती करती हूँ कि कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। इस बीच बांग्लादेश में बवाल को लेकर भारत में भी सियासी भूचाल मचा हुआ है। घटना के असर के अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया। तमाम माइनॉरिटीज की हमें पूरी चिंता है और एक और चिंता है कि भारत सरकार को समय रहते क्यों नहीं मालूम पड़ा कि इतने करीब के पड़ोस में क्या होने वाला है। जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने इस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जनता सर्वोच्च होती है। क्राइसिस में कम्युनल, क्रिमिनल, कॉन्स्पिरेसी के कंपटीशन में लग जाते हैं। उनको एक बात समझना चाहिए कि संकट में आप कंटक बनने की कोशिश मत करो, आपदा में अपना पॉलिटिकल अवसर मत ढूंढो। उधर बांग्लादेश में उठापटक का दौर अभी भी थमा नहीं है। शनिवार को चीफ जस्टिस उबैदुल हसन के इस्तीफे के बाद अब बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदेर ने भी पद छोड़ दिया है। এখনো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীরা অত্যন্ত আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করতেছে। সব নেতৃত্ব তাদের নিজেদেরকে প্রকাশ করতেছে না, সবাই নিজের সেফটির জন্য নিজেরা হাইড করে রাখছে। 5 अगस्त और उसके बाद की हिंसा में कई हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। अब हजारों लाखों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने खुद ढाका की सड़कों पर हालात का जायजा लिया। मैं इस समय हूँ बांग्लादेश की संसद के ठीक बाहर ढाका में। मेरे ठीक पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये संसद भवन की है और संसद भवन तक भी प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। ये देखिए मैकेनिकल जो बैरियर होता है ये सबसे पहले तोड़ दिया गया और इसके बाद बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो अंदर चले गए। अब यहाँ की सुरक्षा के रूप में चूंकि पुलिस है नहीं तो अब यहाँ की आर्मी और नेवी की एक टुकड़ी को लगाया गया है इसकी हिफाजत करने के लिए। जब बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ तो भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी सड़कों पर हिंदू समुदाय का आक्रोश दिखा। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी और कनाडा के टोरंटो में विरोध प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने पदभार संभाल लिया है। उम्मीद है कि हालात बद से बदतर नहीं होंगे, लेकिन शेख हसीना ने पूरे मामले में अमेरिका का नाम लेकर हालात को और पेचीदा बना दिया है। ढाका से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एडीजी बीएसएफ ईस्टर्न कमांड के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है जो अपने काउंटर पार्ट से बांग्लादेश में बातचीत करके ये सुनिश्चित करेंगे कि जो अल्पसंख्यक वहां पर है उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। प्रेम शुक्ला जी, क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि आप जो सीएए वाला कानून भी लाए हैं वो ऐसा लाए हैं जिसमें 2014 के पहले जो भारत आकर बसे हों उन्हीं को नागरिकता मिलेगी। देखिए 2-3 बड़ी बातें हैं और ये चिंता का विषय भारत के लिए इसलिए भी है क्योंकि एक बार नंबर्स हम दिखा रहे हैं लगातार आज तक पर कि कैसे वहां पर हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें घटा हुआ है। अब जो 1951 में लगभग 22% थे वो यहां पर 8% के आसपास पहुंच गए हैं 23 साल, जिसमें 15 साल शेख हसीना का भी राज रहा है। क्या कर सकते हैं? मतलब पार्लियामेंट में
ऑपोजिशन पर अटैक करके कि तुम उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो, बोलने से परिस्थिति बेहतर नहीं होगी। राहुल जो कि वहां पर एक म्यूजिशियन है, उनकी तस्वीरें जरा दिखाइए, उनके घर में क्या हुआ है। 200-300 उनके वाद्य यंत्र थे, उन सबको जला दिया, सीधा आग के हवाले कर दिया। और ये तो मतलब हिंसा जो उनके घर पर हुई है, हजारों लोग ऐसे हैं जिनको वहां पर टारगेट किया जा रहा है, कईयों की जान चली गई है। आप क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया राहुल आनंदा के बारे में। और राहुल आनंदा जो है वो जो स्टूडेंट मूवमेंट था उसको सपोर्ट कर रहे थे, जो सपोर्ट कर रहा था मूवमेंट, उसके यहां भी इस तरह का हमला होता है। निश्चित तौर पर भारत सरकार जो है अंतरराष्ट्रीय दबाव बना सकती है। भारत सरकार बांग्लादेश की जो रिजीम है उस पर इस बात का दबाव बनाए कि वहां अल्पसंख्यकों, विशेष करके हिंदुओं, चूंकि हिंदू बड़ा टारगेट है वहां, हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले जो हैं वो रोकने के लिए वहां की जो परिवर्तित व्यवस्था है उस पर दबाव बनाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उस पर दबाव बनाना भारत सरकार के हाथ में निश्चित तौर पर यह है और भारत सरकार ये कर रही है। सवाल जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, 22% जो आबादी थी वो घटकर आज 8%, 7.8% आज है, यानी 8% के नीचे आ गई है। वो रातों रात तो हुआ नहीं है, ये 47 से लेके 2024 इस लंबे कार्यकाल में हुआ है। और जब 68 से 71 के बीच में जब मुक्ति वाहिनी का आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय भी रजाकार कर क्या रहे थे, रजाकारों का तब भी टारगेट जो है हिंदू थे और मुक्ति वाहिनी के लोग थे। एक रजाकार वहां के हैं, एक रजाकार जो है हैदराबाद में भी एक जमाने में होते थे। हैदराबाद में भी रजाकारों ने ही वहां हिंदुओं का कत्लेआम किया। तो ये रजाकार, जमाते इस्लामी, अहले हदीस, ये कौन लोग हैं भाई? इनको क्या समस्या? ये पाकिस्तान में भी यही मारते हैं, बांग्लादेश में भी यही मारते हैं, अफगानिस्तान में भी यही मारते हैं। तो ये जो कट्टरपंथ है, ये इस्लामिक कट्टरपंथ जो है, इसका दीर्घकालिक इलाज पूरी दुनिया को ढूंढने की आवश्यकता है। ब्रिटेन में भी इस तरह की समस्या खड़ी हुई, कौन लोग हैं वो? यूरोप में जर्मनी आज परेशान है, किसके कारण परेशान है? वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या? वहां आज ब्रिटेन में जो है जिस तरह से कट्टरपंथी, इस्लामिक कट्टरपंथी जिस तरह से वहां दंगे कर रहे हैं, कौन है वहां? और फिलिस्तीन को लेकर चिंता होती है। अभी तक असदुद्दीन ओवैसी जो इनके सदर हैं, उनको हिंदुओं के नरसंहार पर चिंता वाला एक ट्वीट किसी ने देखा है क्या? राहुल गांधी का ट्वीट किसी ने देखा है क्या? राहुल गांधी कुछ बोलने में तक, कल उन्होंने जो है मोहम्मद यूनुस को जो है उन्होंने बधाई तो दी, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को, गाजा पर उनको चिंता थी, होनी भी चाहिए। मानवता का कहीं भी संहार होता है वहां खड़े होना चाहिए, भारत सरकार की भी ये भूमिका है। लेकिन आपको बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों के अत्याचार के विरुद्ध उसी तरह से परचम लहराने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वकील साहब, मोर्चा संभालिए जी अपने ओवैसी साहब की तरफ से। जय फिलिस्तीन बोला था ना आपके सांसद जी ने। वैसे आप लोग 2 से 1 हो गए हैं, अब की देश के भी मुस्लिम आपको वोट नहीं कर रहे, लेकिन जय फिलिस्तीन का नारा आपने दिया। अब ऐसे में जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर होता है, तो कल अंग्रेजी में अपना एक ट्वीट मुझे पढ़ा रहे थे, अरे ये भारत में है, जिस जोर शोर से आप फिलिस्तीन का मुद्दा उठाते हैं पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है, रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हो, मुस्लिम्स के खिलाफ हो, लेकिन जब हिंदुओं का होता है तो सबके गले से आवाज क्यों गायब हो जाती है? ये पहली बात तो हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। जहां भी वायलेंस होता है हम उसका खंडन करते हैं, चाहे बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, ब्रिटेन हो, कहीं पर भी हो। अभी प्रेम शुक्ला साहब ने कहा कि रजाकार थे, कि यहाँ खड़े हुए, तो सुनो, जो रजाकार थे वो चले गए। खड़े हुए रजाकार कब कहा मैंने? आपने हैदराबाद का आपने नाम लिया, हमारी पार्टी के बारे में कहा। सुनिए, आप उनके नेता को बोलेंगे वो चुप रहेंगे। कमजोर नब्ज पे आपने हथौड़ा मारा। उनके नेता पर्दाफाश हो रहा है, जरा सा कुछ नहीं सुनिए, कह रहा था। संयम रखिए। जो है ये देखो, इनको पीड़ा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, इनके तिनका निकला, इसकी दाढ़ी में तिनका दिखाता हूँ। अभी डिबेट का 5 मिनट नहीं हुआ, दाढ़ी पे पहुंच गए। अब दाढ़ी तो एक ही जन के पास है। अच्छा, दाढ़ी टोपी से हमको मालूम है आपको कितनी मोहब्बत है। अभी रजाकार थे वो चले गए, और जो वफादार थे वो यहाँ खड़े और आपके सामने बराबर बात कर रहे हैं, आपके हर झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। सुनो आगे, अभी तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। दाढ़ी टोपी पे है तो सुनना तो पड़ेगा ना। अंजना जी, ऐसा कैसा चलेगा? ऐसा कैसा नहीं होगा, बोलिए। अपना आवाज तो ज्यादा भारी है आपसे। अब बात नंबर 2, आपने कहा एक भी ट्वीट नहीं किया। अभी अंजना जी ने आपको बताया कल इंग्लिश में ट्वीट किया, अब इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, ट्वीट होता है, उसमें बताया कि हर एक देश की ये जवाबदारी बनती है कि अपने यहाँ के माइनॉरिटी की वो रक्षा करे।
भले आप इंडिया के अंदर नहीं कर रहे हो माइनॉरिटी की रक्षा, माइनॉरिटी के खिलाफ आप प्रतिदिन हर दिन नफरत का जहर घोलते रहते हो, बीज बोते हो नफरत का, करते रहो आप, जितना झूठ आपको फैलाना फैलाओ। लेकिन हम तो चाहेंगे कि बांग्लादेश में भी जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ जो आप लोग झूठा भरम रोज फैला रहे हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के जरिए, तो वहां के फैक्ट चेकर ने, आप लोगों के भी फैक्ट चेकर ने चेक किया है कि किस तरह से मुसलमान लोग जाकर मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। वो आप क्यों नहीं बता रहे? मुसलमान मदरसे के बच्चे जो पढ़ते हैं मदरसे में, वो जाके मंदिर के बाहर खड़े होके हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा कर रहे हैं, उनके घरों की रक्षा कर रहे हैं। ये भी बताओ। बात नंबर 3, अभी आपने इतनी बड़ी बात कर दी, बताइए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है? जयशंकर का क्या कहना है इसके ऊपर? जब इंडिया को पता था अंजना जी के इतने वक्त से वहां पर चल रहा है, बाजू में श्रीलंका का हो गया, आप देख रहे हो उससे ज्यादा दूर नहीं है हमारा मिजोरम भी, वहां आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इंडिया ने क्या स्टेप्स लिया था इंश्योर करने के लिए कि इस तरह का अगर कुछ हुआ तो इंडिया क्या स्टेप लेगा? अब शेख हसीना उड़ के आ गई अपने यहाँ। 1 करोड़ 35 लाख वहां पर हिंदू हैं जी, क्या करें? आपको FM बना देते हैं एक दिन के लिए, आप फॉरेन मिनिस्टर बन जाइए, आप ही बता दीजिए भारत को क्या करना चाहिए। मैं उनकी रक्षा करूं, मैं अगर वहां का फॉरेन मिनिस्टर हूं या वहां का प्राइम मिनिस्टर हूं, इंडिया का आप बन रहे थे ना, एस जयशंकर बनिए ना। कर रहे। हाँ। जयशंकर का क्या पॉलिसी है बताइए मेरे को अंजना जी, बांग्लादेश को लेकर हिंदुस्तान की क्या पॉलिसी है फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के अंदर? बताइए, कोई पॉलिसी नहीं है। इनको पता नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है वहां पे, जबकि ये स्टूडेंट का आंदोलन चल रहा था। करना क्या चाहिए था ये बताइए ना। शेख हसीना को नहीं आने देना मेजर लेना था। क्या कह रहे हैं? अमेरिका ने क्या किया? वीजा कैंसिल कर दिया। अमेरिका ने नहीं लिया प्रिकॉशनरी मेजर। जैसा अमेरिका को पता चला कि हो सकता है कि शेख हसीना यहां से उड़ के हमारे यहाँ आ सकती है, सीधा वीजा उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब लंदन जाने का बोल रहे, लंदन का पता नहीं, वहां की सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स और वहां के लोग बोल रहे कि हमारे यहाँ जो शेख हसीना है उनकी वजह से काफी लोगों की जानें चले गई, भारत सरकार उनको उनकी बहन को अरेस्ट कर हमारे हवाले करे। कैसा हवाले करेंगे आप बताइए? शेख हसीना की वजह से जान जा रही है। शेख हसीना उनके पिता मुजीबुर रहमान से भारत का क्या पारंपरिक रिश्ता है आपको पता है? नहीं है मतलब पारंपरिक रिश्ता अभी जो भी है अंजना जी, इस वक्त हिस्ट्री में जाने का टाइम नहीं है, इस वक्त प्रेजेंट को देखो। आज भारत क्या करेगा बांग्लादेश से? अब वहां से प्रेशर बिल्टअप हो रहा है कि शेख हसीना और उसकी बहन जो आपके पास है उनको हमको वापस दे दो। क्या करेगा भारत? अभी क्या करेंगे मोदी जी? और मोदी जी हिंदू चैंपियंस ऑफ हिंदुइज्म बन रहे। बताओ मेरे को, मोदी जी ने कब कहा कि चलिए वहां के हिंदुओं को प्रोटेक्शन देंगे? वो कह रहे हैं कि शेख हसीना को भारत में आने देने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अरे भारत है, मजबूत देश है, इस सब कॉन्टिनेंट में अगर हमें मजबूत बनना है और भारत रहना है तो शेख हसीना क्या, जितने भी लोग भारत के हितैषी अगर उन पे कष्ट आए तो आ जाओ, हम देखेंगे ना। क्यों? जब वो हमारी दोस्त थी। देखो बांग्लादेश, भारत क्या बांग्लादेश का दुश्मन है? नहीं ना, हमने जन्माया उसको, हमारा दोस्त है। क्या जो आने वाली सरकार होगी वो बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ होगी? नहीं ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो अपनी जनता के खिलाफ होंगे। एक देश में आग लगी है जिसके पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं, ISI जैसी शक्तियां हैं, चाइनीज शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जिन्होंने उस देश में आग लगा दी। भाई भारत किसी के इंटरनल अफेयर में तो नहीं दखल अंदाजी दे सकता ना, नहीं तो मैं तो कंटेंजेंसी प्लानिंग बता देता। पर हमारी नीति नहीं है, हमारी ना नीति है ना हमारी नीयत है। हमारी नीयत बड़ी साफ है, बांग्लादेश हमारा दोस्त था, है, रहेगा। पहले तो इस मजबूती से बात करो। अगर शेख हसीना पे दिक्कत आई है, कल किसी और ऑपोजिशन लीडर पे दिक्कत आती है, किसी और रूलिंग पे दिक्कत आती है, भारत मजबूत है, इस सब कॉन्टिनेंट का मालिक बनेगा। एक दिन चाइना को उखाड़ फेंकेगा। तो मजबूती दिखाओ भाई। शेख हसीना के वापस जाने से क्या वहां दंगे बंद हो जाएंगे? क्या शेख हसीना के यहाँ रहने से भारत की खिलाफत बंद कर देगा जो वहां का आदमी कर रहा है? जो ISI है वो हमारी दुश्मन है, जो जमात इस्लामी है उसको भारत से कष्ट है। और हमारी माइनॉरिटी दुख है कि हम लोग वहां हिंदू माइनॉरिटी, वहां और भी माइनॉरिटीज हैं। और मेरा एक मानना अंजना जी, बहुत शब्द है, बच्चों आप लोग अगली शताब्दी में जा रहे हो, इंडियन दुनिया में फैला हुआ है भाई, और उसमें हिंदू भी है 80%। कहां से वापस बुलाओगे? आज बांग्लादेश कह रहा वापस करो, आज पाकिस्तान कहता है, परसों अमेरिका कहेगा, कनाडा कहेगा, दुनिया कहेगी। कहां लाओगे? मेहनत करके गए हैं वहां, उन्होंने अपनी मेहनत की है, उन देशों में अपनी कंट्रीब्यूशन किया। भारत को मजबूत होना पड़ेगा। जहां भारतीय है, भारतीय मूल का आदमी, पहले तो जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर है उसको छुए नहीं कोई। ये भारत को मैसेज देना पड़ेगा। और एक सब मैसेज पार्लियामेंट में, ऐसी उल्टी सीधी बात, पार्लियामेंट को एक मैसेज देना चाहिए था, एक लेजिस्लेशन लड़ा, कुछ भी लड़ा चाहिए था। मैं उन चीजों में नहीं जा सकता कि वहां पे भारतीय मूल के हैं,
हम जो आने वाली सरकार है उसका पूरा समर्थन करेंगे, भारत और उसके अच्छे संबंध है। लेकिन अगर किसी ने हमारी माइनॉरिटीज को या भारतीय मूल के या हमारे पासपोर्ट होल्डर्स को नुकसान दिया तो भारत उन इंडिविजुअल्स को भी नहीं छोड़ेगा। ऐसी जब दुनिया में खौफ जाएगा ऐसे लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। लेकिन ये कहना कि आज उसका दामन छोड़ दो, कल उसको वापस भेज दो, भैया भारत बहुत मजबूत है और ऐसे होंगे, बहुत कुछ है। दुनिया अनस्टेबल, अंजना जी, यहाँ नहीं पूरी दुनिया में आग लगी। ठीक है सुरेश गोयल जी, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, डिप्लोमेसी अलग चीज है, बड़ी बातें करना अलग चीज है, लेकिन हम हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के हेड बन चुके हैं। भारत क्या कर सकता है ताकि वहां पर मौजूद हिंदुओं को आंच ना आए? देखिए, डिप्लोमेसी जो भी चलती है, विदेश नीति भाषणों से नहीं चलती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब मोहम्मद यूनुस को बधाई का मैसेज भेजा, उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ साथ अनुरोध है, मैं आशा करता हूं कि जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं, खाली हिंदू माइनॉरिटीज नहीं, उन्होंने कहा हिंदू माइनॉरिटीज और बाकी सब माइनॉरिटीज को भी संरक्षण मिलेगा। हम जब देखते हैं माइनॉरिटीज तो हम खाली एक माइनॉरिटी को, हालांकि हम जानते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, हम सबकी बात करेंगे। उसके फौरन बाद ही मैं यहां पर आने से पहले देख रहा था तो मोहम्मद यूनुस ने ये कहा है कि अगर आप ये माइनॉरिटीज के खिलाफ जो वहां पर ये दंगे फसाद चल रहे हैं, ये दंगे फसाद बंद नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा। ये अब अगर एक देश का प्रधानमंत्री ऐसी बड़ी बात बोलता है कि मेरे लिए जरूरी है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और अगर उन्होंने कहा है, सब जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस इससे पहले भारत से उनके संबंध पहले बीच में अच्छे रहे, लेकिन अभी इतने अच्छे नहीं थे। अगर उन्होंने क्या कहा तो इसीलिए कहा कि बांग्लादेश जानता है कि भारत से अच्छे संबंधों के अलावा और कोई चारा नहीं है। भारत के बांग्लादेश का जो बॉर्डर है खाली हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है, उनकी भी सुरक्षा के लिए है। उनका जो बे ऑफ बंगाल में वहां पर जो पोर्ट है, अगर वहां से हमारे जो उड़ीसा से पारादीप से अगर हमारी जो और ईस्टर्न कमांड से संजय जी जानते हैं अच्छी तरह से, अगर वहां पर उनको ब्लॉकेट कर दें तो वो नहीं चल पाएंगे ये। तो उनकी भी सिक्योरिटी हमारे ऊपर डिपेंड करती है। चाइना से उनके रिलेशन कितने पीछे हो जाए। जमात इस्लामी है, आप अगर देखें कि उन एडवाइजर जो हैं उनमें एक भी आदमी जमात इस्लामी का नहीं है। सारे आदमी जो है पहले के या तो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक से हैं, सब जो है प्रोफेशनल्स हैं। हाँ, लेकिन क्या मोहम्मद यूनुस, जनरल कुलकर्णी खुद टिक पाएंगे? मैं इसलिए प्रश्न कर रही हूं क्योंकि ये सबको पता है कि बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का ही जो छात्र विंग है, छात्र शिविर, वही था पीछे हिंसा के पूरे। जमायते इस्लामी जो, माफ कीजिएगा, जमायते इस्लामी का छात्र शिविर है, हिंसा के पीछे वही थे। क्या आपको लगता है कि वो आराम से मोहम्मद यूनुस को ऐसे न्यूट्रल लोगों के साथ, जो कि केपेबल लोग हैं, उनके साथ सरकारें चलाने देंगे? चुनाव कब होगा? कैसी परिस्थिति उभरती हुई आप देख रहे हैं? उसके बारे में बहुत अहम सवाल, क्योंकि जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस ने जो स्टेटमेंट दिया, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश अब हुआ। मुझे लगता है कि लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 1971 में हुआ और 1971 में पाक की हार हुई और यही कारण था कि तब से जमायत इस्लामी जो लगा हुआ है लगातार पाकिस्तान के इशारों के ऊपर, और जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे बांग्लादेशी उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान, जिस प्रकार से औरतों के साथ बलात्कार किया, जिस प्रकार से उनके साथ बदतमीजी की, ये जमायत इस्लामी लगातार तब से करता आ रहा है। वो था लिबरेशन 1971। अब ये जब बात करते हैं लिबरेशन, अब जो बात करते हैं उसमें पाकिस्तान की हार हुई। अब ये जो है, जैसे खुद शेख हसीना ने कहा कि किसी व्हाइट मैन, कोई सफेद गोरा आदमी जो है उसने इंजीनियर किया है। अगर उसने इंजीनियर किया है तो एक्सिक्यूट किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान में कौन है? आईएसआई है, जिसका जमायत इस्लामी जो बांग्लादेश में है उन्होंने एक्सिक्यूट किया है, और जो चीन जो है वो उसको चुपचाप देख रहा है और किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे? भारत को। लेकिन भारत और बांग्लादेश एक ऐसा संबंध है दोनों देशों के बीच, और हम भी चाहते हैं कि बांग्लादेश प्रॉस्पर करे, समृद्ध हो और अच्छा बने। और जिस प्रकार से 15 साल में बांग्लादेश उस मकाम पर जा पहुंचा, 8% लगातार ग्रोथ रेट एवरी ईयर, 250 लाख लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, बहुत मायने रखता है। मेरे को तो ये लगता है भारत और बांग्लादेश का जो रिश्ता है जैसे भगवान और इंसान का है। इंसान को भी भगवान चाहिए और भगवान को भी इंसान चाहिए।
अगर इंसान नहीं होगा तो भगवान क्या करेगा? जो नास्तिक है वो क्या करेगा? दोनों को जो नास्तिक है वो क्या करेगा? दोनों को एक दूसरे की लेकिन प्रेम जरूरत है। शुक्ला जी, शेख हसीना को लेकर आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी सरकार की? क्योंकि देखिए, एक सेकंड में लौट रही हूँ। शेख मुजीबुर रहमान, नहीं, इन बच्चे पढ़ के आए हैं, उनको भी पता है थोड़ा। शेख मुजीबुर रहमान जो कि जनक हैं, जो कि माने जाते हैं बांग्लादेश के जनक, जिनको वहां पर पूजा जाता था, उनकी मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े जब चलाए छात्रों ने, तो ये समझ में आ गया कि अब वो एंटी इंडिया तो हो गया पूरा मामला, क्योंकि बांग्लादेश बनाने में, पाकिस्तान से अलग करने में उनकी क्या भूमिका थी भारत सरकार के साथ, ये सब वो समझ रहे हैं और ये कर रहे हैं। जो कट्टर आवाजें वहां पर है वो बुलंद हो रही हैं। शेख हसीना के खिलाफ बदला निकालना, उनके हटने के बाद उनके घर में लूट करना, उनकी तस्वीरों पर कालिक पोतना, ये सब इशारा कर रहा है कि एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी बीते कई दिनों से जिसकी भी शय पर आईएसआई कर रहा था वहां पर कर रहा था, जिसका आज हम नतीजा देख रहे हैं कि वो इंडियंस पर अटैक कर रहे हैं। शेख हसीना यहां पर है, क्या स्ट्रैटेजी है? अगर यूके यूएस ने वीजा डिनाई कर दिया है 50 साल के अंतराल में, जब 75 के आसपास मुझे लगता है मुजीबुर रहमान और परिवार के अन्य लोग जो बांग्लादेश में थे सबकी हत्या कर दी गई, तो उस वक्त शेख हसीना अपनी बहन के साथ जर्मनी में थी, बच गई, और 50 साल के बाद वो फिर इंडिया में अभी आई हुई है। कब तक? क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथी शक्तियां तो स्ट्रेटेजी बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ, बता रहे हैं। इधर उधर घुमाओ। रजाकारों की इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? रजाकार तत्काल स्ट्रेटेजी क्यों भेजना है बांग्लादेश में? आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो बोल दो नहीं है, घुमाने की बात क्यों कर रहे हो आप? अच्छा, अब सवाल का जवाब अंजना की देना है, रजाकारों का देना है। सेंसिटिव इशू है थोड़ा, इसको आराम से देखिए। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के तत्काल 4 साल बाद ही वहां की कट्टरपंथी शक्तियां, चूंकि भारत को वो नहीं देना चाहती थी इसकी क्रेडिट कि बांग्लादेश का निर्माण करने में भारत की भूमिका जो है वो आईएसआई, वहां का जमात इस्लामी, वहां के रजाकार, इसलिए हत्या की गई मुजीबुर रहमान की, और उनके 40 परिवारजनों की हत्या कर दी गई। तब भी लोगों को लगा था कि बांग्लादेश गया हाथ से, भारत से ने जो निवेश किया था वहां इतना बड़ा, हमारी मुक्ति वाहिनी खड़ी करने से लेके, हमारे सैनिकों के बलिदान से लेके, लगा कि सब कुछ गया, लेकिन गया नहीं। हम फिर जो है 11 वर्ष बाद फिर 1986 में हम शेख हसीना को बांग्लादेश बैठा सके और कालांतर में अवामी लीग की सत्ता को संस्थापित करने में हमको सफलता मिली, और बांग्लादेश का जो उन्नयन हुआ, विकास हुआ, वो शेख हसीना के कार्यकाल में हुआ। शेख हसीना से पीड़ा तो वहां के रजाकारों को ही है, यहाँ के रजाकारों को भी पीड़ा है कि शेख हसीना को आपने जो है, शेख हसीना को आपने यहाँ शरण क्यों दे दी है ना? पीड़ा दिखी कि नहीं दिखी आप लोगों को? अच्छा, मुझे देख के पूछिए, आप उनसे डायरेक्ट बात मत कीजिए, क्योंकि हम लोगों की जिंदगी बहुत सुरक्षित रहनी चाहिए। आप लोग भिड़ेंगे तो हम लोग फंसेंगे। आपने शेख बता रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, वो पूरा कर रहे हैं। फिर शेख मुजीबुर रहमान हमारे लिए मित्र थे, शेख हसीना हमारी मित्र हैं। बिल्कुल, मित्रों के साथ खड़े रहना भारत को आता है। हम दलाई लामा के साथ खड़े रहे, हम आंग सूकी के साथ खड़े रहे, हम शेख हसीना के साथ खड़े रहेंगे, हम बांग्लादेश के साथ खड़े रहेंगे। अब बोलिए, एक जगह का नाम लेना भूल गए, छोटा सा जवाब, फिर मैं आ रही हूं। काफी सारी जगहों का नाम ले लिया, आप ये बोलना भूल गए कि भारत फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा है। वाजपेयी जी भी खड़े थे, महात्मा गांधी भी खड़े थे, हम भी खड़े थे, लेकिन आप लोग नहीं खड़े हो। आज आप तो झंडा लेके घूम रहे हो दिल्ली की सड़कों पे, स्टैंड पे। बांग्लादेश वर्सेस पैलेस्टाइन क्यों बना रहे हैं? उन्होंने सब जगह का नाम लिया, दलाई लामा का नाम लिया, कहां का नाम लिया, तो याद रखो। अच्छा, मेरा सिंपल सवाल अंजना जी, उसका जवाब दे दीजिए। सिंपल सवाल पूछिए। फिलिस्तीन का कौन शरण मांगने आज भाजपा की, पूछिए इनसे कौन है शरण मांगने को बोलने नहीं देंगे। बीजेपी की शरण मांगने वालों की सूची गिना रहा था। इतना जहालत बीजेपी की पॉलिसी, अरे आप बहुत एक्सपर्ट आदमी हो, इतने इंटेलिजेंट आदमी हो, इतने इंटेलिजेंट आदमी मैंने देखा नहीं आज तक। सब एक दूसरे का सम्मान करें, हम लोग सब बेवकूफ लोग हैं। आप है कैप्टन साहब इंटेलिजेंट की, काफी बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं ना। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आज वहां का बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट का पूरा के पूरा वकील लोग, वहां के लोग बोल रहे हैं कि शेख हसीना जो आपके यहाँ पे है ये हमारी यहाँ की मुजरिम है, आप उनको दे दीजिए, उनके दबाव में आ जाए, क्या करेंगे? दे दीजिए। वो लोग बोल रहे हैं, उनके बोलने से क्या होता है? तो भारत की पॉलिसी क्या है? मतलब वो भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं क्या? आप मुझे बताओ, उन्होंने बता दी पॉलिसी क्या रहेगी? स्पष्ट सुनना चाहते हैं क्या क्या मुझे स्पष्ट बताइए ना, क्या उन्होंने बताया कि हम उनके साथ बताइए। क्या भारत बोलेगा ठीक है हम एक्सट्रेडिट करते हैं, भारत बोलेगा हम नहीं देते, हम यहाँ खड़े हुए हैं। दो में से एक सवाल का जवाब दीजिए। अंजना जी, इन लोगों को समझना पड़ेगा, ना तो शी वॉज ए मिलिट्री डिक्टेटर, ना उसने पब्लिक एग्जीक्यूशंस किए, ना उसने एक उसकी सरकार के खिलाफ एक साजिश रची गई जिसमें एक एजिटेशन स्टार्ट हो गया। उस एजिटेशन में कुछ लोग मारे गए, उसमें और बहुत लोग कसूरवान है। ये कह देना कि सारा कसूर शेख हसीना, कल तक भारत की सबसे अच्छी दोस्त थी,
भारत की इन्वेस्टमेंट्स की, भारत के खिलाफ जो लोग काम करते थे उनको मार्जिनाइज किया। और चाइना, देखिए काक है, ये काक समझते हो ना, यहां खुजली भी दुखती है। बांग्लादेश इस काक में इधर 7 सिस्टर्स ऐसे हैं और इधर बंगाल और आसाम है, वो हमारी काक की तरह ऐसे हमारे क्लोज है बांग्लादेश। बांग्लादेश के हमारे रिश्ते जैसे सर ने कहा था बहुत दिन तक खराब नहीं रहेंगे, टेम्पररी फेज है और इसमें शेख हसीना को जैसे हैं रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, छोटे छोटे सवाल पूछिए। पठान साहब, हमारा सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, उसी आधार पे हमारी सरकार ने शेख हसीना को शरण दिया और आज आपने उसी पे सवाल उठा दिया कि उसी के चलते अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। जवाब दीजिए। देखिए, मेरा जवाब सिंपल है कि भारत दिल बड़ा है भारत का, काफी लोगों को हमने इसमें रखा भी है, मगर इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है शेख हसीना को लेके, ये मोदी को या एस जयशंकर को आके सामने बोलना चाहिए। ये प्रवक्ता लोग झूठ बोलते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है क्या है पॉलिसी, इनको पता भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि देशवासी सब जानना चाहता है कि भारत की पॉलिसी क्या है। बस वैसी साहब को, पठान साहब को पता है सर। अरे नहीं, देश की जनता जानना चाहती है हमसे कि आप लोग बताओ, पूछो, सवाल करो पत्रकारों से, क्या पॉलिसी है। हम पॉलिसी के बारे में पूछते हैं, हमको जवाब नहीं मिल रहा है। कल को अगर सब उन्होंने तो जवाब दिया, इससे ज्यादा क्या चाहते हैं आप? नहीं, जवाब क्या दिया उन्होंने? क्या नहीं दिया? वो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश के साथ तो खड़े थे, खड़े। सर छोटा सा कमेंट आपका, फिर अगला क्या होगा? मेरा सवाल का जवाब ये, उसका क्या होगा? मैं खाली एक छोटी सी चीज ये कहना चाहता हूं, ये सारी बातें सुनने के बाद, कि अभी तक खाली बीएनपी ने कहा है कि अगर भारत सरकार शेख हसीना को इस तरह से संरक्षण देगी तो हम भारत सरकार के साथ में काम नहीं कर पाएंगे। ये कहा है खालिदा जिया ने, बीएनपी ने। जो अभी सरकार है, अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की, उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। ये अंतरिम सरकार 3 महीने तो रहेगी। 3 महीने काफी लंबा समय होता है। जो आपस के इस तरह के फर्क है, अगर चुपचाप वो शांति से सुलझ जाएंगी, शेख हसीना रहेंगी, भारत भी यही रहेगा, बांग्लादेश भी यही रहेगा। शेख हसीना का जो अस्तित्व है, कोई ये नहीं कह सकता है कि वो पहले प्रधानमंत्री नहीं थी। वो रहेंगी, कहाँ रहेंगी, ये बातें करने की आपस में नहीं है। जहां भी रहेंगी सेफ रहेंगी बस। और एक सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि जो छात्र नेता वहां पर हैं बहुत अग्रेसिव, वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ही कंटिन्यू करें, वो बीएनपी या जमायते के पक्ष में नहीं है। तो ये एक और सिल्वर लाइनिंग है भारत के नजरिए से। पूछिए। आप आई गेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं, आई गेस सब लोग यहाँ पे सबसे ऊपर है, प्रैक्टिसिंग लॉयर है ये, टॉप मोस्ट। तो आप अभी बात कर रहे हैं कि शेख जो हमारी आप वहां से आई हैं, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यहाँ आके हम उनको वापस भेज दें, आपका डायरेक्ट कहना ये है? नहीं, मेरा कहना ये है भारत अपनी पॉलिसी बताए। हाँ, हमारी क्या करेंगे? हमारी पॉलिसी अभी बताया कि 3 महीने तक तो कुछ नहीं होने वाला, तो 3 महीना हम रखेंगे और नहीं रखेंगे, वापस करेंगे तो हमारे उनके साथ रिलेशनशिप क्या रहेगा, स्ट्रेन हो जाएगा। अगर हम देते हैं तो क्या पॉलिसी होगी, नहीं देते तो क्या होगा। ये सारी चीजों को भारत सरकार के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना, उसको सामने लाना चाहिए पब्लिक के। भारत देखिए हमारे आजू बाजू हो चुका है, पाकिस्तान में देखो क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो गया। विदेश नीति खाली पार्लियामेंट में भाषण देने से या पब्लिक स्टेटमेंट देने से नहीं होती। कहां से होगी? डिबेट से होगी। विदेश नीति डिबेट से हो जाएगी, डिबेट से हो जाएगी, मैं आपसे ताली के गूंज से हो जाएगी विदेश नीति? नहीं होगा, बोलना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बच्चे का प्रश्न है। लेकिन यूक्रेन और रशिया का चल रहा था, तो उसमें भी हमने डिप्लोमेसी यूज करी, ना हमने रशिया का साथ दिया और ना हमने यूक्रेन का, मतलब एक तरीके से। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, मेरा प्रश्न जो है क्लियर है कि आपको ये सारी चीजें पता होते हुए आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? मतलब इंडिया ने रशिया, यूक्रेन या कहाँ भी वॉर न्यूट्रल पॉलिसी रखी, या फिलिस्तीन का हुआ इसराइल के साथ, तो वहां भी इंडिया का सिंपल है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। वाजपेयी जी भी खड़े थे। आज की तारीख में जो सवाल ये आ रहा है वो बांग्लादेश के ऊपर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी एक्स, वो आके हमारे भारत देश के अंदर शरारती बन के रह रही है। अब उनके लिए इंटरनेशनल लॉ का क्या होगा? इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको वहां पे रोकना चाहिए। जो भी मेजोरिटी गवर्नमेंट वहां पे है उसको माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन करना ये फर्ज है एज पर द इंटरनेशनल लॉ। तो भारत का उसमें क्या है, वो भी तो सवाल आता है ना। भारत की पॉलिसी की अगर नहीं आएगी तो कल को कोई भी इल्जाम लगा देगा। साइन करके दीजिए, ऐसे नहीं मानेंगे। जनरल कुलकर्णी वो मानना नहीं चाहते हैं। देखिएगा, अगर आप देखिए, इस होलीनेस दलाई लामा जब शरणार्थी आए भारत के अंदर, तब से लेकर आज तक भारत उनको प्रोटेक्शन दे रहा है और भारत के अंदर है। इसी माफिक जब शेख हसीना आई हैं, ये पॉलिटिकल असाइलम भारत में उन्होंने हॉल्ट किया, उसके बाद उनके जाने का प्लान था, जहां पे भी नहीं होगा, कैसे भी होगा, भारत उनके साथ खड़ा है और भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। आज जो हमारे हिंदू भाइयों पे हो रही है बांग्लादेश में, कोई ऐसी पॉलिसी है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट वे इंडियन आर्मी और एनीथिंग विल
happen in future so that we can stabilize that country, because पड़ोसी हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, और उनकी खुशहाली हमारी खुशहाली है। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। भारत किसी के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि उस समय जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में भयंकर वहां नरसंहार किया गया था और वहां से मुजीबुर रहमान मदद मांग रहे थे। ऐसी स्थितियां जब भी उत्पन्न होती हैं, देश निर्णय लेता है। क्या निर्णय लिया? 71 का निर्णय पता नहीं आपको? ऊपर हो गई है। 71 का निर्णय नहीं पता आपको? स्थिति तो क्या ऊपर हो गई नहीं है, पता क्या आपको? निर्णय लिया? सवाल पता ही नहीं लगा आपको बांग्लादेश बन गया। सुनिए, मोहम्मद यूनुस आपको पसंद है कि नहीं है? अब वो आए हैं, पसंद तो करना पड़ेगा। पसंद करना पड़ेगा ना। ऑप्शन क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मतलब नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, मैं कोई तो ऑप्शन नहीं है। सवाल है, मेरे देश की फिक्र है मेरे को। आपका ऑप्शन क्या है? मतलब ये क्या हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन सब हमको हमारे जानते हैं देश ना की कि फिक्र है। खालिदा जिया की बीएनपी और जमायते इस्लामी एंटी इंडिया हैं। अगर उन पर अंकुश लगता है, मोहम्मद यूनुस कंटिन्यू करते तो आपको खुश होना चाहिए। आप कह रहे हैं ऑप्शन नहीं है, लगाने के लिए कोई यही पॉलिसी ऑप्शन होगी ना भारत की, कोई पॉलिसी होगी ना अंकुश लगाने की। कितना पॉलिसी अचानक से आगे रह तो रही है। बोल ही रहे कि पॉलिसी नहीं है। इसकी पॉलिसी भारत देखेगा, भारत सोचेगा, भारत समझेगा। अरे सोचने समझने के अंदर बांग्लादेश में इतना बड़ा कांड हो गया, पता है आपको? सवाल है, कोई पॉलिसी नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने आने से पहले देखा था कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है बांग्लादेश में वो घटती जा रही है। जैसे इस टाइम बांग्लादेश में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तभी हम लोग क्यों देख रहे हैं कि हम लोगों की पॉपुलेशन कम हो रही है? उसके अलावा हम लोग क्यों नहीं देख? शेख हसीना का राज चल रहा था, इतनी अच्छी मित्र है वो भारत की। ऐसे में क्या ये मुद्दा पहले से नहीं उठना चाहिए था? इतनी जनसंख्या अगर घट रही है, 22 से 8 पर पहुंच गई है। नहीं, हम जब सीए लाए तो यही मुद्दा, चर्चा तो यही हुई थी ना। अफगानिस्तान में हमारी पॉपुलेशन क्यों घटी, पाकिस्तान में क्यों घटी, बांग्लादेश में क्यों घटी, और तब जो है सीए के गाइज में क्या कह रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। ये झूठ बोलने वाले लोग जो है, विचार करने वाले लोग आज बेनकाब है, और बेनकाब होने के बाद यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं। आज बेनकाब है ना लोग जो सीए पर कह रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, और हम कह रहे थे कि लगातार वहां पर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यकों का नरसंहार हो रहा है, उनकी संख्या घट रही है, उनको शरण देना आवश्यक है। तब ये विरोध कर रहे थे, आज फिर विरोध कर रहे हैं, आज फिर शेख हसीना के विरोध में करे। अजीब है भाई इनका। अरे आप बांग्लादेश के माइनॉरिटी को शरण दे रहे हो, दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान के माइनॉरिटी का कत्ल क्यों कर रहे हो आप? किसका? क्यों रास्ते में मॉब लिंचिंग कर रहे हो? क्यों खानकाहों को उड़ा रहे हो? चला रहे हो? ये बांग्लादेश जैसी स्थिति है क्या भारत में? आपको अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति किसी को दिख रही है क्या भारत में? किसी को लग रहा है क्या भारत में माइनॉरिटी का? झूठ बोल रहे हैं। मॉब लिंचिंग सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। तो हिंदुस्तान का माइनॉरिटी, आप कल्पना करो बांग्लादेश को हिंदू इस तरह की कई नेता, जनरल कुलकर्णी, जब से बांग्लादेश में ये घटना घटी है तब से हमने सुना है, संजय राउत हो, अब इनको तो हम लोग साक्षात ही सुन रहे हैं, हम लोग सबको सौभाग्य मिल रहा है। तुरंत भारत में भी यही हो रहा है, भारत में भी यही हो रहा है, भारत में यही होने वाला है वाले राग गाने लगते हैं। अब ये आप कह रहे हैं 22% से 7.5, तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के आसपास लोग अभी बांग्लादेश में हिंदू हैं, जो बांग्लादेशी सिटीजन हैं पर हिंदू हैं। अगर आप देखें भारत के अंदर 1947 में बार बार जो कह रहे हैं मुसलमान 3 करोड़ थे, आज की तारीख में वो 18 करोड़ हैं। तो हिंदुस्तान में क्योंकि अच्छा महसूस करते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं और यहाँ पे माहौल अच्छा है, इसलिए वो 3 करोड़ से 18 करोड़ हुए हैं। और बांग्लादेश में क्योंकि वो अपने आप को इतना सुरक्षित नहीं महसूस करते, इसलिए वो 22% से 7% पे आ गए। और पाकिस्तान में क्या बोलेंगे? नहीं, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नंबर्स गिना दिए उन्होंने, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान अपने कम हो रहा है आबादी, तो उसकी बहुत सारी वजह होती है। हिंदुस्तान के अंदर भी बोला जाता है कि मुसलमानों की आबादियां बढ़ती जा रही है, लेकिन एक्चुअल अगर डेटा देखो तो टीएफआर फर्टिलाइजेशन रेट तो कम होता जा रहा है। तो काफी चीज का भरम भी फैला जाता है। कैप्टन साहब, ये आप खाली सत्य को बराबर डेटा के साथ आप बात रखिए। जनरल साहब नंबर्स बता रहे हैं, एक बार सुनिए, देखिए समझ में आता है। अब कम हो रहा है तो उसमें क्या? कम हो रहा है तो माइनॉरिटी का कम नहीं हो रहा, कह रहे हैं बढ़ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आबादी इसलिए बढ़ रही है कि अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। हिंदू जो हैं 1947 में 30 करोड़ थे और आज कितने हैं? 90 करोड़ हैं। तो क्यों बढ़े? 30 से 90 वे भी हुए ना, तो 3 से 18 वो भी हुए। क्यों? क्योंकि सब अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे, बढ़ाई और अच्छा कर रहे। वो पाकिस्तान में नहीं हुआ, वो अफगानिस्तान में नहीं हुआ, वो बांग्लादेश में नहीं। खाते पीते लोग हैं, खाते पीते लोग खाते पीते लोग हैं, झूठ बोल रहे थे ना। अरे बड़े तो अच्छी बात है, और अल्लाह इजाफा दे और बरकत दे। खाते पीते लोग हैं, बढ़ेंगे। अंजना जी, खाते पीते लोग अच्छा खाते बढ़ेंगे। एक मिनट, एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं, आप लोग तो खैर कई बार गए होंगे बांग्लादेश। मैं बांग्लादेश कम से कम, जब मैं ICCR के डायरेक्टर जनरल था और उसके बाद भी 4-5 बार जा चुका हूँ।
मुझे बांग्लादेश और यहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर में कोई मेरे को फर्क महसूस नहीं हुआ। जो यहाँ पर कथक होता है वो कथक वहां भी होता है। और दुर्गा पूजा जैसे यहाँ पर आप देखते हैं चितरंजन पार्क में या कलकत्ता में देखते हैं, उससे ज्यादा फर्वर के साथ में, उससे ज्यादा जोश के साथ में 2 साल पहले भी ढाका में मनाई जाती थी। तो नंबर की बात करना थोड़ा बेमानी हो जाता है, क्योंकि एक चीज मैं दावे के साथ अभी भी कह सकता हूं कि संस्कृति के तौर पर भारत और बांग्लादेश को हिंदू मुसलमान करके देखना बहुत गलत होगा। हिंदू मुसलमान करके नहीं देख सकते हैं। वहां का मुसलमान भी दुर्गा पूजा मनाता है। सुनो प्रेम शुक्ला जी, आप भी मनाओ, आपको भी सलाह है। हिंदू मुसलमान की बात। डिप्लोमैट्स के बारे में हमेशा ये भी कहा जाता है सर कि जो सिचुएशन रहती है उसको वो बहुत ठंडा करके बताते हैं, तो कई बार मतलब मामला, लेकिन सवाल तो ये है कि आज रिलीजन बेस्ड परसिक्यूशन हो रहा है बांग्लादेश में, और ये सबके लिए चिंता की बात है। अंजना जी, एक फर्क है। हाँ। जो रिलीजन बेस्ड परसिक्यूशन हो रहा है बांग्लादेश में, उसकी एक बड़ी वजह है कि भारत का जो शेख हसीना को समर्थन मिला, एक तरह से बांग्लादेश की जो यूथ है उन्होंने देखना शुरू किया कि शेख हसीना को इंडिया का समर्थन है। इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र के ऊपर देख करके वो समझते हैं कि हिंदू जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडिया और हिंदू का कॉन्फ्लेशन हो गया है। वो पर से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं हिंदू का नहीं है, ये अगेंस्ट इंडिया है। ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, नहीं, जमाते इस्लामी कर रहा है या आईएसआई कर रहा है? शुरू में जब शुरू हुए वहां पर वो कोटा के बारे और में, कई लोग कह रहे हैं अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। वो सब अटकलें हैं, लेकिन मैं ये सोच सकता हूं कि जब जमाते इस्लामी आ गई है, उनका जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं फर्क आ गया है वो। लेकिन जमाते इस्लामी भी एंटी इंडिया, मैं पहले कहूंगा, हिंदू बाद में आएगा, पहले वो एंटी इंडिया है। एंटी इंडिया है, ये समझ में आती है बात जो वो कह रहे हैं। ठीक है, आप बोल लीजिए सर। देखिए, कुल मिलाकर जो परिस्थिति है वो ये है कि एक चिंता की बात ये भी है कि अगर आईएसआई इस तरह से डिस्टेबलाइज कर पाता है पूरे देश को, तो वो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि हमारा बॉर्डर वहां सट रहा है, हमारे अनेकों राज्य है जिनसे बॉर्डर मिलता है, और नॉर्थ ईस्ट में वो उत्पात मचा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं घुस पाएगा, ये बी रेस्ट श्योर। ऐसा नहीं है। भारत और बांग्लादेश में बहुत फर्क है। मैं यही बात कह रहा हूं, बहुत दिन से लोग भारत में ये हो सकता है बिकॉज बांग्लादेश में हुआ। भारत एक मजबूत देश है अंजना जी, और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह में आईएसआई ने बहुत कोशिश कर ली ना, मार खाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेबल रहेगा, हमारी फौज है वहां पे, हमारी पुलिस है, हमारी बीएसएफ है, हमारे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, देखिए बांग्लादेश के अंदर टेम्परली सब अनस्टेबल है, आग लगी है उनके घर में, राइट। उस आग में कुछ लोग क्योंकि इजी हैं, सॉफ्ट टारगेट्स हैं, उनको कुछ लोग लूट फूट रहे हैं। सबसे जरूरी चीज ये है मोहम्मद यूनुस को, भारतीय सरकार को कॉन्फिडेंस देना कि वी आर विद यू, ब्रिंग पीस, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे। मेरा मानना यह है ये टेम्पररी फेज है। वहां कभी से 1971 से नहीं, 1947 से पहले से एंटी इंडिया, एंटी हिंदू वहां पे जो ये लोग हैं, जो जमायतें हैं, जो आईएसआई है, इनकी ये स्ट्रैटेजी रही है, उसको पैशन करना इजी है। तो उसमें इस टाइम पे मेरा मानना यह है कि हमें एक साथ में सॉफ्ट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग मैसेज। ठीक है, दो लाइन में आप जल्दी से आपसे शुरू करते हुए क्या करना चाहिए भारत को? भारत को तो पहले इंटरनल सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम तो चल रही है ना। मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हुआ? नहीं, आपने बात की, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, मुझे पता है आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा, चलेगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो मणिपुर भारत का हिस्सा है कि नहीं है? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। सॉल्यूशन के लिए यूएस से जाएंगे, हम अपना सॉल्व करेंगे। हमने तो 50s में सॉल्व किया। अरे मुझे बताइए, जो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, मणिपुर भारत का हिस्सा है नहीं है? मणिपुर के अंदर हमने देखा हमारी आंखों से, हमारी आंखों से हमने देखा किस तरह महिलाओं का रेप हुआ, किस तरह से लोगों को मारा जा रहा था। करना क्या है पे पूछा, आप आगे कहीं और। नहीं, भारत के अंदर की भी तो प्रॉब्लम है ना, भारत के अंदर के लिए भी क्या पॉलिसी है वो भी तो पता चलना चाहिए। मणिपुर के लिए क्या पॉलिसी है? आज भी मणिपुर के अंदर कोई शांतता नहीं है, बताते नहीं रिपोर्ट, मगर कैप्टन साहब बोलेंगे नहीं वो बात को। आधे मिनट में मोहम्मद यूनुस जो प्रधानमंत्री बने हैं अभी, उनकी पॉलिसी देखनी चाहिए, और भारत को अगले 3 महीने तक ये जो सरकार बनी है इसको स्ट्रेंथन करना है, सपोर्ट करना है, ताकि इसके बाद से जमाते इस्लामी बीएनपी का आने का चांस पहले से कम रहे। बिल्कुल, भारत मजबूत है,
बांग्लादेश को भारत को बांग्लादेश से, बांग्लादेश को हमारी बहुत आवश्यकता है। और अगर आप बांग्लादेश को छोड़ दोगे तो कल आपको नेपाल छोड़ना पड़ेगा, आपको श्रीलंका छोड़ना पड़ेगा, आपको सब छोड़ने पड़ेंगे। ऐसा वक्त नहीं है। वक्त है भारत को मजबूती से खड़ा रहने का। और इंटरफेयर मत करो, लेकिन कंटिजेंसी प्लानिंग रखो। अगर बॉर्डर पे उनके हमारे लोग आ गए हैं बॉर्डर के नजदीक, तो फिर एक कंटिजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए कि 5 किलोमीटर बॉर्डर में बीएसएफ शुड बी एबल टू इन्फ्लुएंस कि यहां पे लोग हैं, यहां माराकारी नहीं हो। वो कर सकते हैं। हाँ। और जब नेशनल सिक्योरिटी बात आ गई तो भारत की सरकार के साथ हम सब कांधे से कांधा मिलाकर मजबूती के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई। इन्होंने अच्छी बात लास्ट के लिए रखी थी। नहीं, मैं कहूंगा कि इन्हें भी छात्रों के बीच से निकलना है। भारत बांग्लादेश की समृद्धि चाहता है, लेकिन भारत अपने बॉर्डर्स को परमानेंट अच्छी तरीके से सील करके रखे कि कोई उग्रवादी बांग्लादेश से उठ करके जो आईएसआई स्पॉन्सर है भारत के अंदर आकर उग्रवाद ना करे, उसको हमने रोकना है। लेकिन भारत बांग्लादेश की समृद्धि चाहता है, वहां पे लोकतंत्र चाहता है, और जिस प्रकार से भारत और बांग्लादेश ने मिल करके बांग्लादेश को भी आगे बढ़ा है, वो मुझे लगता है वो पता चलती है। शुक्ला, बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और वहां जो है समृद्धि संस्थापित हो, भारत यही अपने मित्र के लिए कामना करेगा, और वहां हिंदुओं की रक्षा हो, माइनॉरिटी की रक्षा हो।